बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 8 शाम एक किसान। शाम तो आप जानते हो, शाम किसको बोलते हैं? इवनिंग को। और एक किसान, किसान कौन होता है? फार्मर। फार्मर को किसान कहते हैं ना हिंदी में। तो बहुत ही सुंदर कविता है जिसे कि लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। और जो शाम का बरसात का मौसम होता है उसको क्या है, उपमा दी है, किसान के साथ कंपेयर किया है उसको, कि किसान की तरह, किसान जिस तरीके से बैठा होता है उसी तरह पर्वत की स्थिति होती है। तो बहुत ही सुंदर कविता है और उसका भावार्थ भी बहुत अच्छा है जिसे कि आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जो भी शब्दार्थ मैं साथ में देती हूँ आपको पाठ के साथ वीडियो में, वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिख ही लेना है। तो सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं, तभी पाठ को हम समझेंगे कविता को। साफ़ा, साफ़ा मीन्स होता है पगड़ी। एक बड़ा सा कपड़ा होता है, उसको हम किस पे बांधते हैं? सर पे बांधते हैं। सिर होता है ना अपना, उस पर गोल गोल घुमा के जो बांधते हैं उसको किसान बांधते हैं मोस्टली। और भी लोग बांधते हैं, ऐसा नहीं। सरदार जी के भी देखा होगा आपने, सरदार जी जो लोग होते हैं उनका भी काफ़ी बड़ा सा साफ़ा होता है, उसको पगड़ी कहते हैं। ठीक है। गल्ला, जानवरों का झुंड। बहुत सारे जानवर एक ही साथ जा रहे हों तो उसको क्या कहते हैं? गल्ला, जानवरों का झुंड। पलाश, टेसू के लाल फूल। ये एक फूल होते हैं, एक तरीके का लाल रंग का फूल होता है। दहकना, जलना। अंगीठी, सिगड़ी। सिगड़ी क्या होती है? अभी भी आप लोगों के घर में, बहुतों के घर में होगी, जिसमें कि कोयला डाल के भी जलाते हैं। ऊपर कोयला डालते हैं फिर जलाते हैं, तो उसको अंगीठी कहते हैं। अंगीठी को क्या बोलते हैं? सिगड़ी। तो शब्दार्थ हमने जान लिए। अब हम जरा कविता का भावार्थ देखते हैं। तो पहले कविता को हम लयपूर्वक पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको भी कविता अच्छे से याद करके ही रखनी है। अर्थ तो समझना ही है, उसकी कविता को हमको याद भी करना है और लयपूर्वक याद करना है कविता को। तो जरा चलते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। बहुत ही सुंदर कविता है और इसका भावार्थ भी बहुत ही सुंदर है। तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जो सर्वेश्वर दयाल जी हैं उन्होंने क्या किया है? जाड़े की शाम, जाड़ा क्या होता है? सर्दी को बोलते हैं। सर्दी का जो मौसम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विंटर। विंटर को क्या बोलते हैं? सर्दी। और सर्दी का दूसरा नाम क्या है? जाड़े का मौसम। तो उस समय की जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य होता है शाम का, मतलब दोपहर में बहुत सारी धूप नहीं निकलती, सब लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं और अच्छे से ठंड में हमको अच्छा खाने को खाते भी हैं हम अच्छा। तो उसमें गरम गरम खाने का भी मन करता है कुछ भी। तो शाम जो होती है जाड़े की, सर्दी की, उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है कि प्रकृति किस तरीके की होती है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ को किसकी उपमा दी गई है? कि वह एक जिस प्रकार एक किसान ऐसे मौसम में साफा बांधकर, कुछ गरम कंबल ओढ़कर, गरम शॉल ओढ़ के बैठा रहता है, ऐसा ही कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है। आकाश, उसके सिर पर बंधे साफे के समान। आकाश क्या है? जो सफ़ेद आकाश होता है वो किसके सिर पर है? पर्वत, पहाड़ के सर पर है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। पहाड़ होता है, उसके नीचे जो नदी बहती रहती है, तो घुटने क्या होते हैं? पैर के अपने घुटने तो जानते हो, नी जो होते हैं उनको हम घुटना कहते हैं। रखी चादर सी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल। पलाश मैंने एक फूल का नाम बताया ना, तो पलाश के जो पेड़ होते हैं उन पे लाल लाल फूल खिल जाते हैं। ये जाड़े के मौसम का वर्णन किया जा रहा है, प्राकृतिक मौसम का, कि ये मौसम कितना सुंदर लगता है। जलती अंगीठी के समान। उस समय क्या है? अंगीठी, सिगड़ी जो है वो जलती रहती है। सिगड़ी को ऐसे समय में क्यों जलाते हैं? क्योंकि सर्दी बहुत होती है।
पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। पूर्व क्षितिज पर जो आसमान है हमारा वो घना होता जा रहा है। आपने सर्दियों का मौसम देखा है ना, किस प्रकार सर्दियों का मौसम होता है। और अंधकार के झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की तरह दिख रहा है। मतलब थोड़ा बहुत सूरज निकलता है तो शाम को डूबता हुआ दिखता है, तो वो सुलगता हुआ नज़र आता है। आपने कभी भी डूबता हुआ सूरज देखा है शाम को? बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य होता है। कभी देखना आप सूरज को, बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो ये जाड़े के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे जो सूरज बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर का जो होता है ना, वो सूरज हमारा होता है। यह पूरा दृश्य शांत है। यह जो पूरा दृश्य बिल्कुल शांति से सब लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है। अचानक मोर बोल उठता है। इस समय में क्या है, तेज से मोर बोलता है इस प्राकृतिक दृश्य में, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। ठीक है, इस समय का जो मौसम है, उस समय जैसे बारिश के टाइम पे मोर बोलते हैं ना, इस समय शाम के टाइम अचानक मोर बोल जाता है। इसके बाद दृश्य घटना में बदल जाता है। यह जो दृश्य है वो क्या है, एक घटना में बदल जाता है। चिलम क्या होती है, एक मिट्टी का बर्तन जैसा होता है, उस पर क्या है, एक कुप्पी सी लगी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो उसको क्या है, तंबाकू डाल के पीते हैं वो लोग, जो भी है किसान है वो भी। तो उसकी आग भी बुझ जाती है, वो उलट जाती है और धुआं उठने लगता है जब मौसम ज़्यादा ख़राब होता है सर्दी में तब। और सूरज डूब जाता है और बाद में क्या होता है, सूरज डूबने लगता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की घटना होती है और रात का धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। ये जो हमने वर्णन किया है, ये शाम का वर्णन किया है, इवनिंग का वर्णन किया है। पर पहाड़ जो है उसके प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है, पेड़ के फूलों का वर्णन किया है, किस प्रकार अंगीठी जल रही है, किस प्रकार की अंधकार है वो किसमें, भेड़ों के झुंड जैसा नज़र आ रहा है, सूरज किस प्रकार डूब रहा है, वो सब दृश्य का बहुत ही सुंदर एक किसान के रूप में जो हमारे कवि हैं उन्होंने वर्णन किया है। और उसके बाद ये सब दृश्य हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, रात के धीरे धीरे आग बुझ जाती है और घनघोर रात होने लगती है, धुआं उठने लगता है और सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगता है। मीन्स शाम तो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद शाम ख़त्म हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो उसके बाद रात का अंधेरा छा जाता है। तो बेटा आपको उम्मीद करती हूँ ये कविता अच्छे से आ गई होगी। मैं इस कविता के साथ इसका भावार्थ भी भेज रही हूँ, तो आपको ये कविता तो लिखनी ही है अपनी नोटबुक में, साथ में इसका आपको भावार्थ भी लिखना है। भावार्थ लिखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो मैंने शब्दार्थ भेजे हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपको PDF के साथ मैं कठिन शब्दार्थ नहीं भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ, तो आपको फिर भी नोटबुक में लिख लेना है। और PDF में से तो आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने ही हैं। धन्यवाद।